हेलो एवरीवन। इनफैक्ट क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के ऊपर कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। अब सभी को मालूम है प्रैक्टिकल्स का टाइम स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मे बी काफ़ी सारे हेल्पफुल होंगे। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है इस वीडियो में। तो ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज में होने चाहिए, और अगर आप चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर भी चुके हैं तो इवन देन दे आर वेरी हेल्पफुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लीडर, एक ऐसे लीडर का नाम बताइए जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उन लीडर का आपको नाम बताना है जो इंग्लिश लैंग्वेज की फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पर उनका जो नाम है वो है कर्पूरी ठाकुर, और इनकी पूरी डिटेल मैं दे देता हूँ। ये कौन थे एक्चुअल में? कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये सीएम रहे हैं बिहार के बिटवीन 1971 टू 71, और उसके बाद फिर से ये 2 साल के लिए 1977 से 1979 के बीच में, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो आपको पता लग गया फर्स्ट आंसर। अब चलते हैं, वैसे यहां पर मैंने आपको नाम तो मेंशन किया हुआ है लेकिन इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, रीजंस फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1960s। जैसे 1960s का टाइम पीरियड अगर इस बुक में भी देखें तो एक डेंजरस डेकेड माना जाता है। डेकेड होता है 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, जो कि बहुत खतरनाक था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि 1960s में एक तो वाइड स्प्रेड ड्रॉट क्या होता है? जब बारिश नहीं होती, सूखा होता है और फसलें नहीं हो पाती, ये एक सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन इसके साथ जो दूसरा रीजन आप देख सकते हैं वो है वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुई थी, वैसे तो चाइना के साथ भी 1962 में हुई थी, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में हम ले लेते हैं, मीन्स दूसरी बुक पे ले लेते हैं। यहाँ पर इंडियन बुक में इन 2 रीजंस को आप टीचर्स को अपने बता सकते हैं अगर आपसे आपका टीचर पूछता है। और अगर आपका टीचर कहता है कि वो चाइना वाला भी आंसर है तो ऑफकोर्स आप वो भी यस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोरारजी देसाई, अब मोरारजी देसाई सर्व्ड एज, मोरारजी देसाई ने किस किस पोस्ट पे काम किया है? तो एक तो सीएम ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के सीएम के तौर पे, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, और साथ में वो मिनिस्टर रहे हैं सेंटर में भी, कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं, सेंटर में भी रहे हैं। तो मोरारजी देसाई की डेजिग्नेशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हु फॉर्म्ड डीएमके एज पॉलिटिकल पार्टी, डीएमके को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे किसने फॉर्म किया, किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है सी नटराजन अन्नादुराई, जो कि सीएम हैं। सी नटराजन अन्नादुराई जो कि सीएम है मद्रास के, और इन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया था जिसका नाम है डीएमके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट वर इंदिरा गांधीज पॉलिसी इनिशिएटिव्स आफ्टर पार्टी स्प्लिट। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि जब आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली तो उस टाइम पार्टी में स्प्लिट होना बिल्कुल तय था, क्योंकि जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनके अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन इंदिरा गांधी जी को लगता था कि नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं विचारों का उनके मतभेद था, और इसी वजह से पार्टी का स्प्लिट होना भी तय था। स्प्लिट का मतलब होता है पार्टी जब डिवाइड हो जाती है, एक कांग्रेस आर बन जाती है और एक कांग्रेस ओ बन जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब पार्टी की स्प्लिट के बाद अपना दिखा दिया कि उनके पास कितनी पावर है, दमखम है, और इलेक्शंस भी जीत लिए, तो उन्होंने क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहला है एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स। अब उन्होंने क्या किया? एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स का मतलब होता है जो कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, कुछ जैसे पुरानी किंगडम थी हमारी या प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको मिले हुए थे राइट्स, तो वो उनके ख़त्म कर दिए, वो राइट्स ख़त्म कर दिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है नेशनल लेवल पे उनको लेकर आई, नेशनलाइजेशन कर दिया, ये भी इन्हीं का ही एक काम था। और एक थर्ड पॉइंट इसमें और है, वो है यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट का क्रेडिट भी जो है उस टाइम इंदिरा गांधी को ही जाता है। इन्होंने, जैसे आपको याद होगा 1974 में हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसका क्रेडिट हम इन्हीं को देंगे उस टाइम। तो ये वो पॉलिसी इनिशिएटिव थे जो इंदिरा गांधी ने लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर हु रिजाइंड एज कैबिनेट मिनिस्टर। ये देखिए, हु रिजाइंड एज कैबिनेट मिनिस्टर और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट। आई थिंक सो आपको याद आ गया होगा कि किस लीडर की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट
लाल बहादुर शास्त्री, उन लीडर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने रिजाइन कर दिया था रेलवे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कामराज प्लान? कामराज प्लान क्या था? ये कामराज प्लान क्या, जैसे के कामराज जो कि सीएम थे मद्रास के 1963 में, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दें और उन लोगों के लिए आगे आने का रास्ता तैयार करें जो अभी यंग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो नए नए यंग लीडर्स हैं और वो आगे आना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये प्लान दिया था और आप उनकी ईयर देख सकते हो, 1963 की बात है ये। सो नेक्स्ट देखिए, मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, वाइवा है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि मॉडर्न कर्नाटका के मेकर का क्रेडिट किसको दिया जाएगा या कौन है जो वो जिनको एक क्रेडिट दिया जाता है, तो वो वहाँ सीनियर कांग्रेस लीडर हैं जिनका नाम है एस निजालिंगप्पा। लीडर हैं एस निजालिंगप्पा जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये किसको क्रेडिट दिया जाता है? नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस अ टर्म नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म का टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? और हु एडवोकेटेड द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। ये रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट ये भी एक टर्म है, या एक टर्म क्या कहें कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने एक्चुअल में उनके लिए बहुत सोचा, एडवोकेट किया कि उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अब 3 क्वेश्चन मैंने एक ही रो में आपसे पूछ लिए, आप कहेंगे आंसर तो मैंने बताया नहीं। एक्चुअल में क्या है, इन सभी तीनों क्वेश्चंस का जो रिलेशन है वो एक ही पर्सन से है, बिकॉज इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ही एक है, राम मनोहर लोहिया। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, हु इंट्रोड्यूस अ टर्म नॉन कांग्रेसिज्म राम मनोहर लोहिया, एंड हु एडवोकेटेड द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट राम मनोहर लोहिया। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने राम मनोहर लोहिया जो है लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्यूड अ विप। इश्यूड अ विप, विप एक्चुअल में क्या होता है, हंटर होता है वैसे एक, तो किसने इशू किया था एक हंटर, जो कि हम कह सकते हैं आस्किंग द कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएज टू वोट फॉर एन संजीवा रेड्डी। कहते भी देखा है आप सभी के सभी जो है एन संजीवा रेड्डी को वोट देंगे। तो आपको याद होगा जब इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के, जब कांग्रेस के स्प्लिट की बात चल रही थी, तो आई थिंक 1969 के जब इलेक्शन की बात हुई प्रेसिडेंट इलेक्शन में, वहाँ पर एन संजीवा रेड्डी जो कि पुरानी जो ख्यालों वाली पार्टी है और उधर से कांग्रेस की पार्टी यानी जो नई कांग्रेस जिनमें इंदिरा गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है मोरारजी देसाई ऐसे उन्होंने ओपोनेंट के तौर पे खड़ा कर दिया। तो ये चाहते थे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाए, इसलिए उन्होंने विप का मतलब क्या था, सबको प्रेशराइज किया कि तुम्हें जो है इनकी फेवर में वोट डालनी है। लेकिन एक्चुअल में ये तब भी बात नहीं बनी थी, ये हार गए थे और उधर से इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए थे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कि जो इलेक्शन हुए थे नेहरू के बिना, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बिना इलेक्शन हुए। आपको अगर याद हो उनकी डेथ हो गई थी 1964 में। उसके बाद चलो लाल बहादुर शास्त्री जी को सभी ने सम्मति से बिठा दिया, बना दिया, लेकिन उनकी भी डेथ हो जाती है 1966 में। उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1967 में। तो यही एक्चुअल में इसका आंसर है कि 1967 में इलेक्शन हुए थे विदाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये 4 जनरल इलेक्शन से। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि 5th जनरल इलेक्शंस किस ईयर में हुए थे? 5th जनरल इलेक्शंस किस ईयर में हुए थे? तो उसका राइट आंसर है 1971 में। एक्चुअली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है, स्पेस कम था तो यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फिर भी अगर आपको किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपका वाइवा हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे है या ज्योग्राफी के किसी टॉपिक पे है, इवन साइकोलॉजी पर है, आप तब भी मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जो भी ओपिनियन है आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।